हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बताऊंगी। विभिन्न प्रकार की अक्षमता या इम्पेयरमेंट में हियरिंग इम्पेयरमेंट भी एक है और यह ज्ञानेंद्रिय संबंधी अंगों के दोष होने के कारण होती है और इसमें बालक की अधिगम क्षमता में प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चों को कान से सुनाई नहीं देता है बालक को, और ऐसा होता है कि किसी को तो पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है और किसी को थोड़ा ऊंचा बोलने से सुनाई देता है, जिससे उसकी जो अधिगम क्षमता है उसमें प्रभाव पड़ता है और उसके बोलने पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके लिखने पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वह अच्छी तरह से सुन नहीं पाता है तो वह अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता है और लिखने में भी उसको परेशानी होती है। और यह मात्रात्मक होती है। ये जो कमी है कान में सुनने की क्षमता जो होती है वो मात्रात्मक अधिक या कम होती है। बहुत ज्यादा उनमें कमी है कान में सुनने की क्षमता में, तो वैसे बच्चे को पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है, तो वैसे बच्चे को बहरा कहते हैं। तो ये जो है कान में किसी प्रकार की क्षति के कारण होती है और इस प्रकार की जो कान में ना सुनने के कारण जो कारण है वो वंश परंपरा भी होती है, वातावरण के कारण भी होती है और या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण भी बालक सुनने में सक्षम नहीं होता। अब हम जानते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसका क्या अर्थ है। यह है ज्ञानेंद्रिय संबंधी अंगों में दोष होने के कारण होता है और ये ज्ञानेंद्रिय जो है वो 5 है, जिसमें कान भी है, जिससे हम सुनते हैं। तो कान में किसी प्रकार की क्षति या फिर कान के जो पर्दा है उसमें छेद होने के कारण या फिर कान में कुछ बीमारी के कारण या फिर उसके जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण या फिर वातावरण के कारण या फिर कुछ एक्सीडेंट के कारण कान से वो सुनने में असक्षम होता है और उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसमें नंबर 1 है संपूर्ण बाधिता, फुल्ली इम्पेयर्ड, और नंबर 2 है आंशिक बाधिता, पार्शियल इम्पेयर्ड। फुल्ली इम्पेयर्ड में वैसे बालक आते हैं जिन्हें पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है, वो हियरिंग मशीन लगाने के बाद भी वो सुनने में सक्षम नहीं हो पाता है, वो बालक फुल्ली इम्पेयर्ड कहलाते हैं। उनको पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है या फिर उसे बहरा कह सकते हैं। और पार्शियल इम्पेयर्ड वो बालक होते हैं जिसमें वो ऊंची आवाज में वो सुन सकता है या फिर हियरिंग मशीन लगाने से उसको सुनाई देती है, मतलब कम, उसकी कान की जो क्षति है वो कम होती है, जिस कारण से वो थोड़ा बहुत सुन पाता है। मात्रात्मक भिन्नता के आधार पर श्रवण बाधिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस, जिसमें हम देखते हैं कि श्रवण बाधिता का जो कारण है वो मात्रात्मक भिन्नता के आधार पर भी हो सकता है। उसमें बहुत ज्यादा सुनने की क्षमता है या कम सुनने की क्षमता है। इस प्रकार मात्रात्मक भिन्नता के आधार पर बांटा जा सकता है कि सुनने की क्षमता को। नंबर 1 है न्यून श्रवण बाधिता, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। न्यून श्रवण बाधिता में उनकी सुनने की क्षमता, बालकों में सुनने की क्षमता 35 to 54 डेसिबल होती है और ध्वनि का जो प्रसार है 1 to 130 होता है और सामान्यतः जो सुनने की क्षमता होती है वो 65 dB से होती है। तो इसमें ऐसा देखा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि 65 dB से कम, थोड़ा कम होगा, 54 dB होगा तो बालक सुन नहीं पाएगा। थोड़ा कम आवाज थोड़ी धीमी होगी तो बालक सुन नहीं पाएगा। तो इसमें जो उनके जो कान का जो क्षय है, जो कमी है, वो 40%
होता है, 40% उसमें कमी होती है और 40% के लगभग उनमें कमी होती है। अब दूसरा है मध्यम श्रवण बाधिता। मध्यम श्रवण बाधिता, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट। मध्यम श्रवण बाधिता में बाधिता का जो ये है वो 55 to 69 डेसिबल होती है। सामान्य तो 65 होती है, लेकिन इनकी सुनने की क्षमता कितनी है? 55 to 69। 55 to 69 की उनमें क्षति रहती है कान में। और सामान्य श्रवण की ध्वनि जो होती है 65 dB। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ऊंचा बोलने पर ही सुन सकते हैं। 65 dB से थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तब वो सुन सकने में समर्थ है। और इनकी जो श्रवण क्षय है 40 to 50% तक की होती है। नंबर 3, तीव्र श्रवण बाधिता। तीव्र श्रवण, सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट। तीव्र श्रवण बाधिता वाले जो उनकी श्रवण क्षय होता है 70 to 89। इसमें उनको बहुत ऊंचा बोलने पर भी अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है, सुनाई देने में उन्हें कठिनाई होती है। और इसमें श्रवण क्षय कितना होता है? 70 to 89 dB तक। और इनमें श्रवण क्षय का प्रतिशत जो होता है वो 50 से 75 तक का होता है, 50 से 75 तक का। नंबर 4, गंभीर श्रवण बाधिता, प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। गंभीर श्रवण बाधिता में बालकों को पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है। उनकी जो श्रवण क्षय है वह 90 रहता है, उनकी बाधिता जो रहती है 90 से अधिक dB की होती है। और ऐसे बालक जो है वो बहुत ऊंचा बोलने पर उनको कुछ शब्द सुनाई देता है या फिर पूरी तरह से उसको सुनाई नहीं देता है। तो इनकी जो बाधिता है वो 100% होती है। अब हम देखते हैं इनकी पहचान, श्रवण बाधिता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हम किस तरह से बालकों को पहचानेंगे कि उनमें श्रवण बाधिता है। और श्रवण बाधिता के कारण बालकों में शिक्षण अधिगम की क्षमता जो है उसमें कमी आ जाती है। तो उनकी जो एक्टिविटी है उसको देखकर हमको पहचानना है कि वो उनमें श्रवण बाधिता है। जिसमें हम लोग नंबर 1 देखते हैं व्यवहार निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। बालक के व्यवहार को देखना है कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। उसके व्यवहार को देख के हमें पहचानना है कि उनमें श्रवण बाधिता है। तो वो क्या करेगा, वो जब उसको कोई बातों को क्लास में बोला जाएगा या फिर उससे कुछ बात किया जाएगा तो वो अपने सिर को ऐसे करेगा, टेढ़ा करेगा, कान को आप आवाज की तरफ करेगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि उसमें श्रवण बाधिता हो सकती है। क्लास में कोई कुछ बातों को वो बार बार बोलेगा कि फिर से रिपीट करे, टीचर को बोलेगा। फिर वो ज्यादातर ध्यान टीचर के लिप्स पर देगा, ओंठ को देगा, लिपसिंग पे। और उसमें वो ज्यादातर जब भी वो किसी से अंतक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, वो बार बार क्यों क्यों बोलेगा, क्या क्या बोलेगा, क्वेश्चन करेगा, क्या बोले ऐसे बोलेगा। या फिर उसके बाद उसमें उसका जो शब्दावली है वो कम रहेगा, वो ज्यादा अंतक्रिया नहीं करेगा, लोगों से इंटरैक्ट नहीं होगा, बच्चों से, अपने साथियों से। और वो उसका कान में दर्द होगा, उसका कान बहेगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका बिहेवियर में देखेंगे इस तरह की बातों को, तो हमें ये समझ जाना है कि उसमें कान संबंधी दोष है। नंबर 2, बच्चों का एकल अध्ययन, सिंगल केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड। बालकों का एकल अध्ययन करने से भी उसकी उनकी जो बाधिता है उसके बारे में पहचान की जा सकती है। जब बालक का हम अध्ययन करते हैं तो उसके परिवार के बारे में, उस किस एनवायरनमेंट में रहता है वो बारे में
उसके परिवार के इतिहास के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं और उनकी जो दोस्त है उसके कारणों का पता लगा सकते हैं कि किस कारण से उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वंशानुकरण तो नहीं है या फिर उसका दुर्घटना तो नहीं हुआ। तो इन सब कारणों को हम पता कर सकते हैं सिंगल केस स्टडी के द्वारा। नंबर 3, मनोस्नायुविक परीक्षण, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इस टेस्ट के द्वारा बालकों की जो विकासात्मक जो क्षमता है उनकी उसके बारे में हम पता कर सकते हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता का हम EEG के टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। EEG का मतलब है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, EEG। इस परीक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं उनकी मानसिक बौद्धिक और मानसिक ये के बारे में उस टेस्ट होता है और उसकी जो श्रवण क्षय है उसके बारे में पता कर सकते हैं। नंबर 4, डॉक्टरी परीक्षण, मेडिकल चेकअप। बालकों का मेडिकल चेकअप कराकर भी उसकी इम्पेयरमेंट के बारे में पता किया जा सकता है। नंबर 5, विकासात्मक मापनी, डेवलपमेंट स्केल। बालकों की जो अधिगम क्षमता है, उनकी जो विकास होने की क्षमता है उसके बारे में उसका अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। और ये जो वायले जो है वो बालकों के इस क्षमता को, छोटे बालकों की क्षमता को मापने के लिए मापनी का निर्माण किए गए हैं और इस मापनी का उपयोग छोटे बालकों की अधिक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। नंबर 7, बाधित बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग डिसेबल चाइल्ड। नंबर 1, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं, पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम। ऐसे बालकों को पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स होती है, अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं होती है क्योंकि वो सुन नहीं पाता है और सुन नहीं पाने के कारण वो लोगों से मिलना जुलना और अंतःक्रिया उसका कम होता है, जिसके कारण वो एडजस्ट करने में उन्हें मुश्किल होती है और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। वो ज्यादा किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उनमें चिंताएं आ जाती है, कुंठाएं आ जाती हैं, तो वो समाज में एडजस्ट करने में उन्हें मुश्किल होती है। नंबर 2, संवेदनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम। इसमें भी उनमें इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो सुनने में सक्षम नहीं है और बच्चों की तरह वो सुन नहीं पा रहा है और सुन नहीं पाने के कारण वो इंटरैक्शन नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण उसमें कुंठित हो जा रहा है और उसकी अधिगम क्षमता में कमी आ रही है। वो लिख नहीं पा रहा, ठीक से बोल नहीं पा रहा है और वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है और वहां से अलग थलग रहने लगता है, सबके साथ रहना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार की समस्याएं उसमें आने लगती हैं। नंबर 3, बौद्धिक समस्याएं, इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी। बौद्धिक समस्या में क्या हो रहा है, उसकी अधिगम क्षमता नहीं हो पा रही है क्योंकि क्लास में जो बोला जा रहा है वो सुन नहीं पा रहा और सुन नहीं पाने के कारण वो उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर वो अच्छी तरह से सुनेगा तभी तो समझ पाएगा और समझ पाएगा तभी वो लिख पाएगा। तो इस सब कामों में उसको प्रॉब्लम होती है और वो कुंठित हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत अग्रेसिव हो जाता है। नंबर 4, शैक्षिक समस्याएं, एजुकेशनल प्रॉब्लम। शैक्षिक समस्याएं, कक्षा में बालक अगर सुन नहीं पा रहा है तो उनमें शैक्षिक समस्याएं तो होगी क्योंकि अगर वो सुन नहीं पाएगा तो वो समझ भी नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा तो वो लिख भी नहीं पाएगा। तो वो जब नहीं लिख पाएगा और समझ नहीं पाएगा और लिख नहीं पाएगा तो उसकी जो अधिगम क्षमता है वो दूसरे बच्चों की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अधिगम क्षमता की कमी के कारण वो क्या, दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएगा। उसके लिखने की क्षमता भी सही नहीं हो पाएगी, उसके बोलने की क्षमता भी सही नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार की
आती है, जिन्हें कान में दोष है, सुनने की क्षमता में कमी है या फिर पूरी तरह से वो बधिर है। तो जो पूरी तरह से बधिर है उसके लिए तो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है, और जो थोड़े जिनमें थोड़ी कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो इक्विपमेंट, वो औजार और इन सब की का प्रबंध किया जाता है, जिससे बालकों की सुनने की क्षमता का विकास हो और उसकी अधिगम क्षमता का विकास हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।